डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारी नेक्स्ट जनजाति जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वह है टोडा जनजाति। भैंस संस्कृति के नाम से फेमस है क्योंकि ये भैंसों का पालन करते हैं मेनली। यह जो जनजाति है वो तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहती है, यानी तमिलनाडु क्षेत्र में इनका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। इनकी भाषा है टोडा, जो कि जो कन्नड़ भाषा है उससे संबंधित है। एक द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा वो होती है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, तो उसी भाषा का एक भाग है और वो भाषा है टोडा भाषा। सबसे पहले बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर ये जनजाति रहती है। नीलगिरी की जो पर्वतमाला है, जो पठारी क्षेत्र है, उस संपूर्ण क्षेत्र में इस जनजाति का विस्तार है। यह जो पर्वतमाला है वो समुद्र तल से 6000 से 7000 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। ये पर्वतमाला सघन वनों से आच्छादित है। इस पर वन बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कहीं कहीं बीच बीच में पठार है। तो ये जो जनजाति है वो इस पर्वतमाला के जो पठारी क्षेत्र हैं उनमें निवास करती हैं। जहाँ बीच बीच में पठारी भाग मिलता है वहाँ इस जनजाति का निवास स्थान है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनमें आती हैं टोडा, बड़ागा और कोटा। उनमें से ही जो टोडा जनजाति है वो एक इम्पॉर्टेंट जनजाति है, और अन्य दो ये जनजाति हैं इनसे भी इसका संबंध प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो जनजाति है वो आदिकाल से ही बाहरी संपर्क से दूर है, यानी कि बाहर के लोगों से इनका संपर्क नहीं है। इसीलिए ये तीनों जनजातियां ही आपस में एक दूसरे से विनिमय व्यापार करके अपना जीवन यापन करते हैं। निवास क्षेत्र के बाद बात करते हैं पशुपालन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि ये भैंस संस्कृति मानी जाती है, इनकी मुख्य रूप से भैंसों का पालन करते हैं ये, क्योंकि भैंसों से क्या है, इन्हें काफ़ी दूध की प्राप्ति होती है, तो अच्छी नस्ल की भैंसों का पालन करते हैं। पशुपालन से संबंधित जो भी कार्य होता है वो कार्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये लोग स्त्रियों को अपवित्र मानते हैं, इसीलिए धार्मिक काम और जो दूध उत्पादन का कार्य है उनसे ये स्त्रियों को दूर रखता है। तो देखा जा सकता है कि इनसे इनकी पिछड़ी सोच का पता चलता है। इनमें भी मेनली पुरुष प्रधान समाज है ये, और जितने भी अन्य कार्य हैं जो धार्मिक कार्य हैं उनमें ये स्त्रियों को दूर रखते हैं। पशुओं को चराने का काम करते हैं बच्चे। इसके अलावा इनके पास निश्चित चारागाह होते हैं जहाँ पर ये भैंसों को चराने का काम करते हैं। इन लोगों ने भैंसों को दो समूह में बांट दिया है। एक तो होती है सामान्य पवित्र भैंसें और दूसरा सर्वाधिक पवित्र भैंसें। जो साधारण पवित्र भैंसें होती हैं वो विभिन्न परिवारों की संपत्ति होती है और उनकी देखभाल उन्हीं परिवारों के सदस्य करते हैं, यानी कई परिवारों के सदस्य मिलकर जो भैंसों का पालन करते हैं, उनकी देखरेख, उनसे दूध वगैरह निकालने का कार्य वो सभी परिवार मिलकर के कहते हैं। और जो सर्वाधिक पवित्र भैंसें होती हैं वो पूरे गांव की संपत्ति होती हैं, यानी पूरे गांव का लोग जो होते हैं वो उनका देखभाल करते हैं, सामूहिक तौर पर उनका रखरखाव किया जाता है। जो सर्वाधिक पवित्र भैंसें होती हैं उनके लिए गांव से थोड़ा दूर हटकर एक पवित्र स्थान का निर्माण किया जाता है। इस पवित्र स्थान का जो कार्य संचालन है वो विशेष संस्कारों का पालन करने वाले एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। उस व्यक्ति को कहते हैं पलोल, मतलब वो व्यक्ति वहाँ नियुक्त कर दिया जाता है जहाँ पर उस पवित्र स्थान पर जितना भी भैंसों से संबंधित कार्य है उसकी देखरेख का काम इसके द्वारा होता है। पलोल को पुजारी की भांति ही पवित्र माना जाता है और उसके द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना जाता है। यदि वह पलोल व्यक्ति विवाहित होता है तो वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है, यानी उसे ब्रह्मचर्य जीवन जीना होता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही वो जो है अपने जीवन का पालन करता है और अपना जो है वो भैंस संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने कार्यों को करता है। पशुपालन के बाद हम बात करते हैं टोडा जनजाति के निवास गृह, या मतलब जैसे जो इनकी झोपड़ियां हैं, इनके मकान किस प्रकार के हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह की झोपड़ी जो है वो टोडा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है और इस झोपड़ी को बोलते हैं हम उटी। इसको उटी नाम दिया गया है। इसमें एक छोटा सा दरवाजा होता है और जिसके सामने की दीवार पर विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियाँ सी बनी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। इन कलाकृतियों के माध्यम से ही ये अपनी संस्कृति को प्रकट करने का काम करते हैं और मुख्य रूप से पठार जैसे इस कलाकृतियों पर निर्मित होती है, तो ये थोड़े पठारों के समतली क्षेत्रों पे बनाई जाती है।
इनकी जो झोपड़ियाँ होती हैं उसकी ऊंचाई होती है 8 से 10 फीट लगभग। और इनकी जो तुलनात्मक दृष्टि से हम बात करें तो इनकी लंबाई होती है दुगनी, ऊंचाई है 8 से 10 फीट और जो लंबाई होती है वो ऊंचाई की दुगनी होती है। इनकी छत जो होती है वो भूमि से 1-2 फीट की ऊंचाई से प्रारंभ होते हुए अर्धगोलाकार रूप में समस्त झोपड़ी को ढक लेती है। जैसे आप देख सकते हैं गोलाकृति में बनी हुई है। इनका मुख्य द्वार आगे से इतना बंद होता है कि झोंपड़ी के अंदर रेंग कर जाना पड़ता है, यानी आप सीधे नहीं जा सकते, उसमें से रेंग कर अंदर घुसना पड़ेगा। और इस द्वार को भी ये रात्रि में लकड़ी के लट्ठे से बंद कर देते हैं। झोपड़ी के चारों ओर भी पत्थरों को जोड़ करके 2-3 फीट ऊंची दीवार बनाई जाती है, जिसमें भी अंदर जाने के लिए बहुत छोटा सा द्वार छोड़ा जाता है। ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि जो वन्य जीव हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनसे ये अपनी झोपड़ियों की रक्षा कर सकें। झोपड़ी के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो झोपड़ी के अंदर एक चबूतरा होता है जो जिस पर चटाई बिछाई जाती है और इसका उपयोग जो है वो सोने के लिए किया जाता है। इस चबूतरे पर चटाई बिछाकर ये लोग सोते हैं। इसके अलावा इसके ठीक दूसरी तरफ में खाना पकाने का स्थान होता है। टोड़ा लोग जो होते हैं वो अपने जो डेली के काम करते हैं उसमें आग जलाने के आधुनिक साधन जैसे माचिस वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन इनके जो धार्मिक रीति रिवाज के समय में और संस्कारों के निर्वहन में लकड़ी रगड़कर आग उत्पन्न करने की परंपरा है। यानी वैसे तो ये माचिस का यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए घरेलू कार्यों में, लेकिन कोई भी पवित्र काम करेंगे तो उसमें जैसे आग का अगर यूज है तो लकड़ियों को आपस में रगड़कर जो है वो आग उत्पन्न करते हैं। निवास गृह और झोपड़ियों के बाद हम बात करते हैं इनके पहनावे के बारे में, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो टोड़ा स्त्री और पुरुष दोनों ही सफ़ेद रंग का लाल व नीली धारी वाला वस्त्र पहनते हैं, जिसे बोला जाता है पुटकली। ये अपने वस्त्र जो होते हैं वो खुद नहीं बनाते हैं, अन्य स्थानों से लेकर भी इसको कलात्मक कढ़ाई से सजाते हैं। मतलब कपड़े तो दूसरी जगह से खरीदते हैं लेकिन उस पर कढ़ाई ये खुद करते हैं। टोड़ा स्त्रियां अधिकतर समय सिर में तेल लगाने, बाल बनाने, कढ़ाई करने और भोजन तैयार करती हैं। मतलब ये इनका डेली रूटीन का काम है। इसके अलावा स्त्रियां जो होती हैं वो गोदना गुदवाने का कार्य भी करती हैं। इनमें गोदना करवाने की परंपरा भी है। अक्सर बिंदुओं से ही गोदने का चित्र किया जाता है। ये लोग कांटे का प्रयोग करते हैं गोदने के लिए। इसके बाद में जो लकड़ी का कोयला होता है उस लकड़ी के कोयले से इसमें रंग भर देते हैं। जो टोड़ा पुरुष होते हैं उनकी लंबाई औसत से कुछ अधिक होती है और इनकी जो कदकाठी होती है वो मजबूत होती है। यानी ये अपनी जो शारीरिक लक्षण होते हैं उसमें काफ़ी मजबूत कदकाठी के होते हैं। पहनावे के बाद हम बात करते हैं इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में। जैसे कि हम बात करें तो एक जो इनके साथ में बड़ागा जनजाति पाई जाती है। यहाँ पे जो बड़ागा जनजाति है वो करती है कृषि कार्य और कोटा लोग करते हैं बर्तन, लकड़ी और लोहे के उपकरण बनाने का कार्य, और टोड़ा जाति करती है पशुपालक के रूप में। तो ये तीनों जनजातियाँ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये जनजातियाँ साथ साथ रहती हैं। तो इनमें जो टोड़ा जनजाति है वो मेनली करती है पशुपालन का कार्य। इसके अलावा जो बड़ागा और कोटा जनजाति है वो वो जो टोड़ा जनजाति है उनके लिए अन्न, वस्त्र, बर्तन, घरेलू उपकरण आदि उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि इनको बनाने का कार्य बड़ागा और कोटा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो टोड़ा जनजाति है वो जब इनसे वस्त्र और घरेलू उपकरण प्राप्त करते हैं तो इसके बदले में उन्हें दूध, घी और मक्खन देते हैं। तो इस तरीके से घने वन क्षेत्रों में ये जनजातियां परस्पर एक दूसरे से निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करती हैं। इनका जीवन यापन, टोड़ा जाति का जीवन यापन अन्य दो बड़ागा और कोटा जनजाति के ऊपर निर्भर करता है। टोड़ा जनजाति जो है उसको 2 इकाइयों में विभक्त किया गया है। पहली तो है तेवालियाल और दूसरी है टर्थारोल। आम भाषा में इन्हें बोलते हैं तेवाली और टार्थर। प्रथम इकाई यानी कि जो तेवालियाल है वो पेकी तथा दूसरी इकाई जो है वो पेक्कन, कट्टन, केन्ना तथा टोड़ी उप इकाइयों में बटी हुई है। यानी जो तेवाली है उसको तो पैंकी में बांटा गया है और टार्थर को पेंकन, कट्टन, केन्ना और टोड़ी इनमें बांट दिया गया है। ये इनकी अन्य उप इकाई हैं। इन उप इकाइयों के मध्य में उप इकाइयों के मध्य में आपस में विवाह नहीं होते हैं। जो तेवल्याल इकाई है वो धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। पूजा का कार्य मुख्यतः इनके द्वारा किया जाता है। इनमें जो है वो हिंदू पुजारियों वाली भूमिका होती है। जैसे हिंदू लोगों में पुजारी होते हैं, इसी तरीके से में जो तेवल्याल होते हैं वो पुजारी का काम करते हैं।
जो टोडा जनजाति है उसकी भाषा में तमिल भाषा के काफ़ी शब्द देखने को मिलते हैं और बाकी शब्द जो होते हैं वो बड़ागा जनजाति की भाषा से मिलते हैं। परंतु फिर भी टोडा लोग तमिल को भली प्रकार से बोल और समझ लेते हैं। प्रकृति की गोद में बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और जो पशुधन है उससे इनके सामाजिक स्तर का आकलन होता है। जिस व्यक्ति के पास जितने ज़्यादा पशु होते हैं उसका जो जीवन स्तर है समाज में वो उतना ही ऊंचा माना जाता है। ये लोग समूह में रहना पसंद करते हैं। इनकी जो आबादी होती है वो अलग अलग स्थानों पर 5-7 झोपड़ियाँ एक साथ होती हैं। उसमें एक दुग्ध उत्पादन स्थान होता है जिसे हम डेयरी कहते हैं और वहीं पर इनके जितने भी पशु होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। आगे सामाजिक आर्थिक जीवन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टोडा जनजाति में एक बहुत ही अलग प्रकार की परंपरा देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर ये जनजाति मेनली निर्भर है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है उस नीलगिरी की पहाड़ी में अक्सर पशुओं के लिए चारे के लिए ये मैदानों की खोज करते हैं जिससे कि पशुओं के लिए उचित चारा जो है समय समय पर मिलता रहे। तो इस तरीके से पूरा गांव अपने सदस्य और परिवारों के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो टोडा लोग हैं वो कई बार अपने त्यागे गए जो पुराने स्थान है उसको धर्म भाव से उसकी यात्रा करते हैं। यानी पहले जहाँ रहते थे वहाँ पर ऐसा मानते हैं कि हमारे देवी देवता निवास करते हैं तो समय समय पर वहाँ पर धार्मिक कार्यों से जो है वो यात्रा करते रहते हैं। ऐसे समय में जब वो यात्राएं करते हैं तो अपने परिवार को और अपने पशुधन को साथ में लेकर के जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो परिवार की स्त्रियां होती हैं और या जो लड़कियां होती हैं वो पशुओं के झुंड के पहाड़ियों के टेढ़े मेढ़े मार्ग से निकल जाने तक एक स्थान पर बैठी रहती हैं, जबकि पुरुष जो होते हैं वो घरेलू सामान को उठाकर झुंड के समानांतर मार्ग पर ही चलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जब ये अपने उचित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर ये सामान रखकर पुनः अपनी स्त्रियों व लड़कियों के पास आते हैं और एक एक करके उन्हें हाथों से उठा करके वे मार्ग पार कराते हैं। इस प्रकार वे अपनी स्त्रियों और लड़कियों को गाय भैंसों के खुरों से बने रास्ते को चलकर पार नहीं करने देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये झुंड लेकर के चलते हैं तो सारा सामान लेके खुद चलते हैं और पशुओं के झुंड को लेकर के जाते हैं। जब पशुओं का झुंड उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के निकल जाता है उसके बाद ये पशुओं को उसी स्थान पर छोड़ करके वापस आते हैं और फिर स्त्रियों को लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके की इनकी परंपरा है जिसमें ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो मेनली हम देख सकते हैं कि जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में बड़ागा और कोटा दो अन्य जनजातियों के साथ मिलकर के रहती है और ये तीनों ही जनजातियां एक दूसरे से परस्पर आपस में जुड़ी हुई हैं।